हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपको रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी में समान अध्ययन से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, वे पौधा जिनके विभिन्न भाग अनुपस्थित होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे। तो वैसा पौधा जिनमें अधिकांश भाग अनुपस्थित होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, थैलोफाइटा कहेंगे। क्या? थैलोफाइटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। फिर आगे देखिए, थैलोफाइटा में क्या सब आ जाता है। थैलोफाइटा में आपको शैवाल आ जाएंगे, कवक आ जाएंगे। शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। उसी तरह कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? माइकोलॉजी कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का गुणधर्म। मेंडलीफ जो आवर्त सारणी बनाए थे तो वह तत्व को किस चीज़ के मूलभूत माने थे? तो वह जो थे मेंडलीफ के आवर्त सारणी आपको परमाणु संख्या न होकर परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, मेंडलीफ जो आवर्त सारणी सजाए थे तो परमाणु भार को आधारभूत चीज माने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? परमाणु द्रव्यमान। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं परमाणु संख्या, इस प्रश्न में परमाणु संख्या आपको, यह परमाणु संख्या मोस्टली वर्तमान में जो आवर्त सारणी है परमाणु संख्या के आधार पर ही आधारित है। उनका अभी जो आपको आवर्त सारणी है वर्तमान, वह परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। तो वर्तमान में पूछेगा आपको तो परमाणु संख्या हो जाएगा, मेंडलीफ वाला पूछेगा तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आपको, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़े जाते हैं तो करंट के मान। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब भी आप प्रतिरोध को ऐसे जोड़िएगा श्रेणी क्रम में श्रृंखला बनाकर, तब आपका सभी प्रतिरोध में करंट के मान कहीं भी नहीं बदलेगा। जितना करंट यहाँ पे रहेगा उतना ही करंट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक ही रहता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा करंट का मान नहीं बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है? तो परमाणु में आप लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या सब होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं तो प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन बराबर आप लोग क्या कह सकते हैं? परमाणु का संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉन का संख्या। इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे है। तो परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है? न्यूट्रॉन का संख्या, न्यूट्रॉन के नंबर में आप लोग यदि प्रोटॉन का नंबर जोड़ते हैं तो आपको परमाणु यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान संख्या आपको निकल जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, किस संविधान कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में विभाजित हुए थे? तो पहला ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। पहला ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। इसी माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का गठन हुआ था। कब? 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 के माउंटबेटन योजना के तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो आपका आंसर पहला नंबर ही यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? सर्च लाइट जो आप लोग देखते हैं उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्च लाइट में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का और प्रयोग कहाँ होता है? डॉक्टर के द्वारा आँख, नाक, कान, दांत सब का इलाज करने के लिए डॉक्टर के द्वारा गला सब जो खराब हो जाता है तो उसके अंदर में देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग अपने लोग डेली जीवन में करते हैं फेस सब देखने में। इसका और उपयोग है, समतल दर्पण का उपयोग कैलिडोस्कोप सब में किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन केमिस्ट्री का, कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाइएगा तो कौन सा गैस निकलेगा। इसके लिए आपको
समीकरण आना जरूरी है, या नहीं तो रट लीजिए तो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसका समीकरण, तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे CaOCl2 का होल ट्वाइस। इसको रिएक्शन कराना है किससे? पानी से। पानी से रिएक्शन कराने के बाद जो बनेगा आपका क्या बन जाएगा? आपका यहाँ पे बनेगा CaOH का होल ट्वाइस और प्लस फिर से प्लस क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस निकलेगा, अर्थात यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। यहाँ पे आप ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 का होल ट्वाइस को जब आप पानी से रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस और वहाँ से क्या होगा? क्लोरीन गैस निकलेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या होता है? उच्च प्रतिक्रिया वाला धातु का निष्कासन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ये बी नंबर इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, चिंतावान उपन्यास जो है आपका हाफ ऑफ व्हाट आई से, हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन हो जाएगा? आपका अनिल मेनन आपका इसका लेखक हो जाएगा। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यह नहीं पूछा जाएगा, अब आप लोग से ले। तो अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से किस तरह भिन्न होते हैं? तो अलैंगिक प्रजनन किस तरह से भिन्न होते हैं? अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि उसका संतान माता पिता के समान होते हैं। माता पिता के समान होते हैं अलैंगिक प्रजनन में। क्यों समान होते हैं? क्योंकि वह एक ही जीव मिलकर दो भाग में बट गए रहते हैं इसमें, इसीलिए वह माता पिता के समान होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। आगे प्रश्न देखिए, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होगा कि सोडियम को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। यहाँ पे सोना, सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है और सोना को हम लोग क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का अयस्क का नाम बार बार पूछा जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट है। तो अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे कि रेनवियर का नोड्स, ये जो है रेनवियर का नोड्स आपका रिक्त स्थान होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो रेनवियर के नोड्स में रिक्त स्थान पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइलिनेकृत एक्सोन। यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि आप इस तरह के देखे होंगे, आप यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में आप लोग देखे होंगे यहाँ पे इसके झाड़ी पे निकला रहता है ऐसे, यहाँ से ये न्यूरॉन हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जो सूक्ष्म रिक्त स्थान होता है उसी को हम लोग रेनवियर का नोड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइलिनेकृत एक्सोन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है आपको सेप्रोट्रॉप है? यहाँ पे इंग्लिश नाम दिया हुआ है। सेप्रोट्रॉप का मतलब होता है दोस्तों, सेप्रोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप का आप लोगों को यहाँ पे मतलब समझना होगा कि सेप्रोट्रॉप मतलब क्या होता है। तो सेप्रोट्रॉप मतलब होता है मृत जीवी। यहाँ पे इंग्लिश टर्म दे दिया है तो कितना स्टूडेंट यहाँ पे देखकर ही छोड़ देंगे। तो सेप्रोट्रॉप का क्या हो जाएगा? मृतोपजीवी आपका हिंदी हो जाएगा। अब आप लोग प्रश्न बना सकते हैं आसानी से। तो अब मृतजीवी आप लोग समझ गए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कुकुरमुत्ता, इसका आंसर हो जाएगा। यह मृतजीवी है और कुकुरमुत्ता को इंग्लिश में हम लोग इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। इसी का नाम मशरूम है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि सेप्रोट्रॉप का अर्थ क्या होता है? मृतोपजीवी। और इसमें मृतोपजीवी कौन सा है? न पुरुष है, न कबूतर है,
न शैवाल है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? कुकुरमुत्ता मतलब मशरूम। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न फिजिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संवेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, P बराबर mv। P यहाँ पे क्या है? P संवेग है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में? तो m यहाँ पे क्या हो गया? द्रव्यमान, और v क्या हो गया? वेग। तो संवेग को आप लोग द्रव्यमान गुना वेग के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और वेग। सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। संवेग से और प्रश्न निकाले हम लोग। तो संवेग एक सदिश राशि हो जाएगा आपका। संवेग यहाँ पे क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। इसी तरह संवेग का अगर आप लोग मात्रक लिखे तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड संवेग का मात्रक हो जाएगा आपका। अब आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि नकारात्मक या ऋणात्मक त्वरण निम्नलिखित में किसके दिशा के विपरीत होता है? तो यहाँ पे जो रिट्राडक्शन है आपको, नकारात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। और यह मंदन आपको हमेशा वेग के विपरीत दिशा में, अगर वेग इधर लग रहा है तो नकारात्मक त्वरण इधर लगेगा, और नकारात्मक त्वरण लगने के कारण ही कोई वस्तु रुक जाता है वहाँ पे, क्योंकि त्वरण, नकारात्मक त्वरण उसका विरोध करता है, वेग के विपरीत दिशा में लगता है। तो इसीलिए नकारात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में लगेगा? वेग के विपरीत दिशा में। यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। यदि इसी में प्रश्न पूछ लेता आपसे कि नकारात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका एक स्पेशल नाम है मंदन। क्या नाम है? मंदन। इंग्लिश में हम लोग रिट्राडेशन कहते हैं इसी को। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर केमिस्ट्री का खूबसूरत प्रश्न आप लोगों के सामने। 16 नंबर प्रश्न है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितना परमाणु है? तो यहाँ से आपको परमाणु का संख्या निकालने के लिए यहाँ पे अमोनिया कितना हो जाएगा? यहाँ पे होल ट्वाइस है तो 2 अमोनिया हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पे होल ट्वाइस है और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस S 1 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। सभी को जोड़ लीजिए आप, तो 8 2 10 और यह कितना हो जाएगा? 10 5 15। तो यहाँ पे आपको NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितना परमाणु हो जाएंगे? 15 परमाणु हो जाएंगे। आपका आंसर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, 15 परमाणु। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी तरह मान के चलिए, यदि आपसे पूछ लेता कि H3PO4 में के एक अणु में कितना परमाणु है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, उसके बाद 1 फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन। तो 3 और यह 4 4 कितना हो जाता? 8 हो जाता। इसका आंसर 3 1 3 यह 1 यह और 4 यह, तो टोटल मिलाकर 8। तो इस तरह से आप लोग किसी भी प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, ऑक्टेटस वर्गीकरण। यहाँ पे ऑक्टस क्या हो जाएगा? ऑक्टस वर्गीकरण के न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था आपको, उसमें कौन सा अंतिम तत्व था? न्यूलैंड के अष्टक नियम में अंतिम तत्व कौन तो था? थोरियम। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूलैंड के अष्टक नियम जो थे, तो उन्होंने, उनका अंतिम तत्व क्या था? थोरियम। और न्यूलैंड का अष्टक नियम किस लिए फेल हो गया था? क्योंकि न्यूलैंड का अष्टक नियम भारी द्रव्यमान वाले तत्व पर लागू नहीं होता था। क्या होता था? भारी द्रव्यमान वाले तत्व पर न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू नहीं होता था। तब मेंडलीफ का नियम आया जो बहुत हद तक सही था। फिर बाद में 1913 ईस्वी में आपको मोसले आए और उन्होंने क्या दिए? आधुनिक आवर्त सारणी। कब? 1913 ईस्वी में। यह प्रश्न बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी कब आए थे? तो 1913 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटियों में उपस्थित होता है? तो चींटी में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? आपका फॉर्मिक अम्ल। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। उसी तरह ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग आप लोग देखें तो यहाँ पे
कपड़े सब में जो आपको धब्बा रहता है उसको हटाने के लिए हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और मैलिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है? मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, लेकिन अन्य ऑप्शन भी आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे प्रश्न है, आपको कितना नंबर प्रश्न है? 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या है? पीर पंजाल जो है आपका, पीर पंजाल दर्रा या सुरंग आपको कहाँ पे स्थित है या किस राज्य में स्थित है? तो यह तो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इस प्रश्न के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? प्रतिरोध ओम, प्रतिरोध जो है ओम, तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। ओम का नियम से ही हम लोग निकालते, फॉर्मूला होता है ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, जिसमें यह R क्या है? यही R प्रतिरोध है, यही R प्रतिरोध है। और इसी का इकाई क्या होता है? ओम के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? कि प्रतिरोध का SI इकाई ओम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हम लोग जूल, जूल किसका SI मात्रक है आपको? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर ऊर्जा। उसी तरह न्यूटन क्या हो जाएगा? बल। और कूलम्ब किसका SI मात्रक है? तो आवेश। कूलम्ब किसका SI मात्रक है? आवेश का। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज क्या कर जाते हैं, आवेश का SI मात्रक और धारा का SI मात्रक में कंफ्यूज करते हैं। तो धारा करंट का SI मात्रक एम्पियर होता है, जबकि आपका यहाँ पे प्रश्न में ऑप्शन में कूलम्ब है। यदि कूलम्ब पूछता तब क्या हो जाता है? आवेश हो जाता। ओम, ओम किसका इकाई हो जाएगा? प्रतिरोध का। आपका आंसर हो जाएगा B नंबर। और जूल ऊर्जा का और न्यूटन आपका बल का SI मात्रक है। उसी तरह आपका अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी F है वायु में, और इसको क्या करता है कि 4/3 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में डुबा दिया जाता है, तो उसके प्रति यहाँ पे फोकस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, उसका फोकस का लंबाई कितना है? F, और उसको क्या किया जाता है? यहाँ पे 4/3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाता है। तो यहाँ पे फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको कई बार प्रश्न पूछते हैं कि जब किसी दर्पण को या आपको लेंस को पानी में डुबा देंगे तो उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी क्यों बदलेगा? क्योंकि उस वस्तु को तो आप बढ़ा नहीं रहे हैं, जितना लंबा है उतना ही लंबा रहेगा। इतना बड़ा दर्पण है तो पानी में डालिएगा तो इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा, इतना ही बड़ा रहेगा। तो इसका फोकस पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? न इसका फोकस बदलेगा, न वक्रता केंद्र बदलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को सावधान रहने की ज़रूरत है। कई बार जब पानी में डुबाते हैं दर्पण को तो स्टूडेंट भी वहाँ पे डूब जाते हैं और उसको लगता है कि चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फोकस में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं यह सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।